जिसका नाम है नाभिक न्यूक्लियस। इसमें आज का टॉपिक रहने वाला है नाभिकीय ऊर्जा अर्थात न्यूक्लियस एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, सारी की सारी गणनाएं नाभिक से संबंधित ही हो रही हैं। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक ढेर सारी बातें सीखी हैं। कल के वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों ने अर्ध आयु से संबंधित बातें सीखी थी और अल्फा किरणों, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन किस प्रकार होता है इस बात को भी सीखा था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है और साथ ही साथ आपको बताऊंगा युग्म विनाश, युग्म उत्पादन तथा बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति क्या होती है। इन सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और मेरे साथ हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो अगर लिख करके पहली ही बार में अगर आपने मेरे साथ लिख करके प्रयास कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपको रिवीजन के समय में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक शब्द जब आप लिखते जाते हैं तो वो दिमाग में बैठता जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। तो लव यू सो मच बच्चों, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। क्लास की शुरुआत करें। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है, हमें मुश्किलों से डरना तो कभी नहीं, है ना। क्या लिखे थे? ठीक, ओके चले। तो प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, रिवीजन की क्लास, थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट रिवीजन में देना चाहिए। रिवीजन, तो रिवीजन प्यारे बच्चों हम लोग क्या कल सीखे थे? अर्ध आयु सीखे थे कि किसी भी नाभिक से अल्फा कण बीटा कण उत्सर्जित हो तो नाभिक की आयु, कितने नाभिक बचेंगे, कितनी उसकी आयु है ना। तो अर्ध आयु से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आता है, अर्थात किसी भी तत्व में, परमाणु में नाभिक जितना भी बड़ा हो, अब वो नाभिक, कितने नाभिक बचेंगे। मान लो किसी भी परमाणु में ढेर सारे नाभिक हैं, ढेर सारे नाभिक हैं, ढेर सारे नाभिक हैं, कितने हैं? तो n नॉट है। प्रारंभ में n बराबर कितने हैं? n नॉट है। अर्ध आयु के बाद, अर्ध आयु T/2 समय बीतने के बाद कितने नाभिक बचते हैं? आधे नाभिक बचते हैं। यही तो अर्धायु की परिभाषा थी कि किसी भी तत्व में, पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है, वह निश्चित समय अंतराल या वह समय अंतराल जिस समय अंतराल में किसी परमाणु में, किसी पदार्थ में उपस्थित नाभिकों की संख्या घट करके या क्षय हो करके, विघटित हो करके आधी रह जाती है, उस समय अंतराल को क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। तो अर्धायु T/2 इक्वल टू आया था लॉग बेस में E2/लैम्डा, जिसे हल करने में हम लोगों ने लिखा था 0.6931 अपान में। याद है ये परिभाषा? इसको डेरिवेशन किया गया था, छोटा सा टॉपिक था, अच्छे से समझा दिया गया था। इसके बाद आपको बताया गया था कि अल्फा उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। अल्फा उत्सर्जन किस प्रकार से होता है इसको समझाया गया था, है ना। 2He4, है ना, ये हीलियम का नाभिक होता है। कौन? अल्फा उत्सर्जन होता है। तो किस प्रकार होता है? उसका तत्व बदल जाता है, जो भी तत्व रहेगा अगर उससे अल्फा कण निकला तो दूसरा नया तत्व बन जाता है। इस बात को अच्छे से समझाया गया था। बीटा उत्सर्जन को भी समझाया गया था, बीटा उत्सर्जन को समझाया गया था। बीटा क्या होता है? बीटा होता है प्यारे बच्चों, बीटा कण होता है जो, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन बीटा कण के बारे में बहुत दिनों से मतभेद था, विवाद था, मैंने लिखा भी था बातों में और फिर समझाया था कि न्यूट्रॉन ही, एक न्यूट्रॉन ही अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है तथा साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। एक न्यूट्रॉन, इसके उत्सर्जन को याद रखना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये तो बहुत अच्छे से याद रहता है, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चा पार्टी, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोगों को अच्छे से पता है यूरेनियम वाला 92U238, ये अगर इससे अल्फा कण निकला मतलब 2He4, एक अल्फा कण बाहर आ गया तो बचेगा क्या? थोरियम बचता है, जिसकी परमाणु संख्या 90 और परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या जो है वो 234 बचती है। तो यहां पर 0N1 अगर न्यूट्रॉन जो होता है वो एक प्रोटॉन में बदलता है, ठीक है, 1H1, एक प्रोटॉन बाहर आता है और साथ ही साथ -1 बीटा 0 और एंटी न्यूट्रिनो एक कण निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, या कह लो पॉजिट्रॉन हो गया, ये भी बोल सकते हो, पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है, और ये एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कल का लेक्चर समझाया था। फिर मैंने ये भी सिखाया था गामा उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, गामा उत्सर्जन किस प्रकार होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। गामा क्या है? गामा किरणें क्या हैं? तो रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ये रेडियो एक्टिव जो होता है पदार्थ, उससे अगर गामा किरणें निकल रही हैं तो गामा किरणें कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जब परमाणु से
जब नाभिक से अल्फा कण या बीटा कण दोनों में कोई भी उत्सर्जित होगा तो उस समय गामा किरणें भी बाहर निकलेंगी। क्यों? क्योंकि नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है और नाभिक अपनी कक्षा से छोड़ करके उच्च कक्षाओं में चला जाता है और वहां पर जितनी भी देर ठहरा, लेकिन उसके बाद इस दौरान ऊपर जाते समय और आते समय वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। इस घटना को भी मैंने लिख दिया था। कल मैंने ये भी डिस्कस किया था रेडियो सक्रियता के बारे में। यस और नो? यस सर। कल मैंने रेडियो सक्रियता के बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि रेडियो सक्रियता क्या है, तो नाभिक के क्षय होने की दर जो है वही क्या होती है, रेडियो सक्रियता। ये किसके बराबर? तो ये लैम्डा उसके n के बराबर, नाभिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर, या कह लो इसके अनुक्रमानुपाती ऐसा होता है। हम लोगों ने जब इसको हल करके अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था तो r बराबर r0 इंटू 1/2 की पावर में n, है ना, ऐसा भी करके एक डेरिवेशन बनाया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको कल डिस्कस की गई थी। उम्मीद है कि रिवीजन में आपको वो बातें क्लियर हो गई होंगी जो कल की क्लास में थी। अब हमारे वो महान छापो सुल्तान जो कल की क्लास में एब्सेंट थे, रिक्वेस्ट है मेरे छोटे भाई मेरी छोटी बहना, आप कल की क्लास में जा करके जरूर देख लेना। नाभिक चैप्टर जो है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। नाभिक चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं कह सकता हूं 8 से 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 12 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कहेंगे सर आप 8 से 12 बता दे रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। प्यारे बच्चों 4 से 6 अंक का आपको करना रहेगा, लेकिन अथवा करके अगर जोड़ें तो इससे लगभग 8 से 12 अंक पूछे जाते हैं। 4 से 6 अंक का आपको इससे बनाने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर कि 5 चैप्टर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैंने डिस्कस किया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि नाभिक भी चैप्टर महत्वपूर्ण है। सर बोलिए ना कि ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। नहीं देवी जी, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, ये कल रहेगा। कल लास्ट टॉपिक लाएंगे, ठीक है। आज तो हम पढ़ाएंगे इसके टॉपिक जो आज नाभिकीय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाएंगे हम वैसे ही अंदाज में, और सिलेबस को भी ऐसे प्रॉपर वे में खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो आज की बात है। आज की बात को नाभिकीय ऊर्जा में पढ़ लीजिए। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियस एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी। चलिए अपनी कॉपी में भी हेडिंग लिख लीजिए भाई। कोई आप लोग के पास में मम्मी पापा होंगे, कहेंगे गाना वाना गा के कौन सर जी पढ़ा रहे हैं, ये बिहार में कौन नया शिक्षक आ गया। तो मम्मी पापा को तो पहले तो प्रणाम, और फिर बता देना सर कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, ताकि क्लास जो है ना बोरिंग लगे और बिल्कुल बर्डन ना हो। क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास होती है, थ्योरेटिकल जब टॉपिक आते हैं तो बच्चे वहां पर बोर होते हैं, इंटरेस्ट कम लेते हैं। संख्या जो हजारों में होती है वो घट करके 100-150 बच्चे कम दिखते हैं, लेकिन ऐसा मेरी क्लास में बहुत कम संभव हो पाता है कि वो बच्चे भी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं जो थोड़ा सा पढ़ने में कम ध्यान देने वाले हैं। वो लोग किनारा काटने लगते हैं कि चलो ये टॉपिक छोड़ते हैं, कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है ना। सर आपका रॉड चोरी हो गया क्या? नहीं भैया, ये देखो हमेशा हाथ साथ रखते हैं, ये न्यूटन सर के द्वारा दिया गया मुझे अस्त्र है। अच्छा, अब बताइए नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियस एनर्जी क्या होती है। आपको पता है बहुत अच्छे से कि नाभिक जो होता है वो छोटू सा होता है, परमाणु बहुत बड़ा होता है। आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में बैठ करके आप अपने पेन से लिख रहे हो, उस पेन की निब जो नोक है वो है नाभिक, और जो कमरे का पूरा आकार है वो है परमाणु का आकार। सोच सकते हो नाभिक कितना छोटा होता है ना। सर बात तो आपकी सही है। तो नाभिक बहुत छोटा होता है, और न्यूक्लियस अगर टूट रहा हो, अगर विघटित हो रहा हो, तो इन क्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा क्षय होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है। ठीक है, द्रव्यमान में अंतर होता है। इस वजह से द्रव्यमान के अंतर के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है या जो ऊर्जा परिवर्तित होती है, द्रव्यमान में क्या होगा, अंतर होगा। भैया अगर नाभिकीय क्रियाओं में चाहे विघटित हो या नाभिक में कुछ आकर के जुड़े, या तो टूटे या जुड़े। ठीक है, नाभिक की क्रियाओं में या तो विघटन होगा, विघटन मतलब कुछ टूटना, और या तो संलयन होना मतलब कुछ जुड़ना। नाभिक में कोई भी क्रिया हो सकती है, या तो जुड़ सकता है कुछ, या तो टूट सकता है, लेकिन दोनों ही क्रियाओं में द्रव्यमान में क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। या तो द्रव्यमान बढ़ेगा या तो द्रव्यमान घटेगा। तो इसीलिए कहा जाता है नाभिकीय क्रियाओं में द्रव्यमान के अंतर के कारण
नाभिकीय क्रियाओं में द्रव्यमान के अंतर के कारण जो नाभिक की जो ऊर्जा परिवर्तित होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते। सिंपल से डिफिनेशन। क्या भाई ए भाया लिखो कॉपी और पेन उठाकर जल्दी से। क्या नाभिकीय क्रियाओं में, अब वो विघटन की भी हो सकती है, संलयन की भी हो सकती है, हमें तो पूरी नाभिकीय ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो नाभिकीय क्रियाओं में, नाभिकीय क्रियाओं में, नाभिकीय क्रियाओं में द्रव्यमान के अंतर के कारण, द्रव्यमान के अंतर के कारण, नाभिकीय क्रियाओं में द्रव्यमान के अंतर के कारण, द्रव्यमान के अंतर के कारण नाभिक में, नाभिक में ऊर्जा परिवर्तित होती है, नाभिक में ऊर्जा परिवर्तित होती, जो द्रव्यमान के अंतर के कारण नाभिक में ऊर्जा परिवर्तित होती है, या कह लो द्रव्यमान किस में परिवर्तित होता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता है। थोड़ा और अच्छे से लिख दें कि टीप लिए हो, छाप लिए हो, छापो सुल्तानो, कुछ बचा है? नाभिकीय क्रियाओं में द्रव्यमान के अंतर के कारण नाभिक में ऊर्जा परिवर्तित होती है। क्या परिवर्तित होती है? द्रव्यमान जो है, जो नाभिक, जो भी द्रव्यमान जुड़ा नाभिक में या जो द्रव्यमान टूटा नाभिक से, दोनों बातें हैं, चाहे अल्फा कण बाहर जाए चाहे बीटा कण बाहर जाए, या अल्फा कण अंदर आए या बीटा कण अंदर आए, कोई भी अंदर जुड़े या बाहर जाए तो द्रव्यमान ही तो जुड़ा और बढ़ रहा है, घट और बढ़ रहा है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के घटने या बढ़ने से क्या होती है? ऊर्जा परिवर्तित होती है। इस प्राप्त ऊर्जा को, इस प्राप्त ऊर्जा को, ऊर्जा को नाभिक की, नाभिक की नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, या कह लो इस प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, सीधे यही, इस प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। लिख लो कॉपी में जल्दी से, नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। लिखो, आप लोगों का नाम चेंज होता रहता है, परेशान मत हो। टापू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टेटू सुल्तान, सभी टाइप के सुल्तान, दिद्दा, सद्दा, भैया, देवी जी, महापुरुष, सब कुछ है ना। समझ में आ गया डिफिनेशन? हाँ, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, रॉड लिए जाना भाई, ठीक। नाम लेने का ये गलत बात है, नाम लीजिए सर, बताइए, यही कमेंट करने आ गए आप। सर परमाणु पूर्ण रूप से टूट सकता है। देखो, परमाणु पहले कहा जाता था अविभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु के भीतर भी कण होते हैं। परमाणु के भीतर ही तो है नाभिक, इसमें भी अल्फा कण है, बीटा कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है, बहुत सारे कण हैं। तो इसलिए माना गया, तोड़ना तो नहीं है हमें प्रोटॉन को ना, प्रोटॉन को जब तोड़ते हैं तो यही तो एटम बॉम्ब, परमाणु को तोड़ना एटम बॉम्ब, अभी हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉम्ब आपको बनाना सिखा देंगे, ठीक है। एटम बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, कहेंगे सर एटम बॉम्ब बना रहे हैं, आतंकवादी की यहाँ क्लास चल रही है क्या? आतंकवादियों की क्लास? हम कहें आतंकवादियों से भी ये खतरनाक है, सामने जितने देख रहे हैं, ठीक है, आतंकवादियों से भी खतरनाक है। लेकिन एटम बॉम्ब मतलब प्यारे बच्चों, जिन्होंने ऑटो हान, ऑटो हान वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जिन्होंने परमाणु बम की संकल्पना रखी थी, थ्योरी रखी थी, उसके बाद उस थ्योरी पर वर्क करके कई लोगों ने फिर एटम बम को बनाया। लेकिन जो ऑटो हान थे, जिन्होंने कहते हैं बात, जैसे आप बैठे हो, कहते भैया ये बिजनेस ये वाला जो है ना बहुत अच्छा है, आपने सोच रखी कि दूसरा वो बिजनेस करने लगा, मतलब क्या है, आपकी बात का महत्व दिया जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सोचा, वो उन्होंने तो सिर्फ किया, उस पर काम किया, लेकिन आपने तो सोच रखी थी, पहले कुछ नया सोचा था ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये माना जाता है, जो ऑटो हान थे और भी सहयोगी वैज्ञानिक, उन्होंने जो पुस्तक गीता है, उन्होंने अपने थ्योरी में लिखा भी था, आर्टिकल में, कि एक श्लोक लिखा हुआ था, जिसका वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका मीनिंग मुझे पता है। मीनिंग ये था प्यारे बच्चों कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, वो चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे तारा हो, चाहे मंगल ग्रह हो, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी संसार की छोटा सा छोटा टुकड़ा ले लीजिए, बड़े से बड़ी आकृति ले लीजिए, वो सभी छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर के बनी है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। और एटम, अगर किसी चीज को बनाने के लिए एटम सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात परमाणु, तो इस सृष्टि का विनाश भी परमाणु से ही होगा, एटम से ही होगा। ये लिखा हुआ है बुक में। मतलब इस सृष्टि का निर्माण छोटे छोटे तत्वों से हुआ है, तो इस सृष्टि का विनाश भी छोटे छोटे तत्वों से ही होगा। अर्थात बड़ी चीजों में ताकत नहीं है, ताकत तो छोटी चीजों में है, ताकत छोटी चीजों में है, इसलिए एटम बॉम्ब नाम दिया गया। एटम बॉम्ब, परमाणु वाला बॉम्ब,
परमाणु, छोटे परमाणुओं से क्या होता है, इतना बड़ा धमाका होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से बड़ा बड़ा धमाका, उसे बोला जाता है एटम बम, है ना। तो वो संकल्पना हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं, तो इतनी बात आपको नाभिकीय ऊर्जा से संबंध में आ गई होगी कि न्यूक्लियस एनर्जी क्या होती है ना। या तो नाभिक से परमाणु अल्फा कण बीटा कण टूटे या नाभिक में कोई आए, इन दोनों ही क्रियाओं में द्रव्यमान जो होता है वो किसमें परिवर्तित होता है, द्रव्यमान के अंतर से क्या होता है, द्रव्यमान के अंतर के कारण नाभिक में ऊर्जा परिवर्तित होती है। इस प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, मुझे लगता है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, हेडिंग लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये तो सर बहुत बढ़िया टॉपिक है, हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे हसीन और सबसे अच्छा संबंध, रिलेशन, जिसे हमारे वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कब बताया था, तो सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन जो सर थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित किया। क्या किया, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं, आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित किया, हम उसे क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, क्या सापेक्षता, ये सर क्या है वही मैं बताने वाला हूं आगे। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार या सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं, ये जानते हो सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, इसे बोला जाता है स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी। तो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी जगह अगर द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान किस में बदल सकता है, ऊर्जा में बदल सकता है। अगर हम कहीं भी किसी भी वस्तु में द्रव्यमान की हानि हो या द्रव्यमान उसमें जुड़े तो उसमें क्या होती है, उससे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस वजह, और अगर हम किसी को ऊर्जा दे, मान लो आपको हम ऊष्मा दे, तो क्या है, उसमें ऊर्जा हुई, उससे क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, जब हम किसी पदार्थ को द्रव्यमान उससे क्षति करते हैं या द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो वो द्रव्यमान किस में बदल जाता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। वो द्रव्यमान जो कट गया वो किस में बदल गया, ऊर्जा के रूप में बदल गया। और अगर हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव्यमान के रूप में बदल जाएगा, द्रव्यमान के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। चलो इसको अच्छा हम लिख दें, इसको हम लिख दें आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से लिखना, द्रव्यमान तथा ऊर्जा, देखो जितना अच्छा लिखेंगे गलती हमसे भी ना हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी वस्तु, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, यही लिखा है। इनके जो स्टेटमेंट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का, किसी वैज्ञानिक का स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट मतलब समझते हो, उनके द्वारा दिया गया कथन, वो प्रॉपर वैसे ही लिखना चाहिए जैसी की बातें उन्होंने कही है। किसने, वैज्ञानिक ने। तो आइंस्टीन सर बोले हैं कि किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है, उसके द्रव्यमान के कारण भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। और अगर ऊर्जा देंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं प्रत्येक पदार्थ में, ये इनका स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, कथन, आइंस्टीन का। इसमें हम थोड़ा बहुत जोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं, वो बात अलग है।
इसीलिए मैंने भैया उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बात बोली है उसी के आधार पर पूरी बातें लिख रहा हूं। बाकी अपने मन से बातें लिखनी होती, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करके हम लिख देते, लेकिन जो उनकी मेन बात है, उन्होंने कहा है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा, इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण, उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण क्या होती है? ऊर्जा होती है। विद्यार्थी जी, यही है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सिद्धांत, जिसमें वे कहते हैं यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान डेल्टा एम हो, या यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान डेल्टा एम हो, या किसी पदार्थ में डेल्टा एम की क्षति हो, ऐसा लिख सकते हो। यदि किसी पदार्थ से डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, द्रव्यमान की क्षति हो। अब इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसके? आइंस्टीन के नियम को। कह रहे हैं मान लो ये पदार्थ है, इससे डेल्टा एम द्रव्यमान, छोटा सा द्रव्यमान या बड़ा सा द्रव्यमान मैंने काट करके इससे अलग कर दिया, तो जो पार्ट अलग किया है, अब वो द्रव्यमान तो इससे हट गया, लेकिन वो द्रव्यमान किसमें? एनर्जी के रूप में मैं बता सकता हूं कि कितना द्रव्यमान हटा है, कितनी एनर्जी हटी है। तो यदि किसी पदार्थ से डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो तो प्राप्त ऊर्जा E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां पर C क्या है? जहां C प्रकाश की चाल है, जहां C क्या है? प्रकाश की चाल है, जहां C क्या है? प्रकाश की चाल है। मतलब जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी E बराबर वो क्या? डेल्टा एम, जितना द्रव्यमान टूटा है उस द्रव्यमान को गुणा कर दो, C के स्क्वायर मतलब प्रकाश की चाल के वर्ग से गुणा कर दो, उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बहुत फेमस इक्वेशन है किसकी? आइंस्टीन की। लेकिन ये कुछ जगहों पर ये सही है और कुछ जगहों पर अलग है, क्योंकि आइंस्टीन ने ना सिर्फ यही स्टेटमेंट दिया, बल्कि आइंस्टीन ने यह भी कहा कि किसी वस्तु को हम जितनी ऊर्जा देंगे वो किस में बदलता है? द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाता है। ये बात आइंस्टीन सर ने भी कही थी। यही बात तो पहले बोली थी, क्या? किसी वस्तु को ऊर्जा देने पर द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ऊर्जा देने पर द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, यदि माना, या कह लो यदि किसी वस्तु को डेल्टा ई ऊर्जा दे, या परिवर्तन किसी वस्तु में डेल्टा ई ऊर्जा में परिवर्तन करें तो द्रव्यमान, परिवर्तित द्रव्यमान, अब देखो ये जरूरी नहीं कि ऊर्जा हम दे ही, ऊर्जा ले भी सकते हैं। तो डेल्टा ई ऊर्जा में परिवर्तन करने पर तो द्रव्यमान डेल्टा एम बराबर होगा डेल्टा ई बटे सी स्क्वायर। सर ये कैसे बना? तो देखो मेरे पास रिमोट होगा, मुझे रिमोट से बदलने दीजिए। देखो डेल्टा एम बराबर ई के बटे में सी स्क्वायर चला गया। अगर द्रव्यमान जितनी ऊर्जा हम दिए हैं, जितनी ऊर्जा हम किसी को दे रहे हैं, किसी वस्तु को, उसको अगर हम प्रकाश की चाल से भाग दे देंगे तो हमें उस वस्तु में द्रव्यमान की कितनी वृद्धि हो रही है या हानि हो रही है, इसकी वैल्यू मिल जाती है। यही है आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। ये बिल्कुल राइट है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसे ही क्या कहते हैं? आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं। इसे ही आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं। सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसे ही आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं। हेलो, ओके। डीएलएड के लिए कौन सा बुक लें? अभी पहले 12th करो, फिर डीएलएड के लिए बुक लेना, पहले 12th को। हाँ, समझ में आया? आसान है, बस इतना याद रखना, डेल्टा एम बराबर सी स्क्वायर। अब इसमें आप लोग याद करने में कोई त्रुटि हो जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे शब्द कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्यारे बच्चों इसलिए एट द पॉइंट
इसलिए बताया कि भाई कथन है, स्टेटमेंट है, उसको उनकी बात पर एकदम अमल किया जाए, जो बातें कहीं वही लिखा जाए तो ज्यादा स्पष्ट है। तो जो बुक में लिखा हुआ था ठीक वैसे ही मैंने लिख दिया। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार क्या उन्होंने कहा कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। ठीक है, टीपा है सर, ओके, टिप लिए हो। आगे बढ़े अब आगे। अब प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है युग्म विनाश। युग्म विनाश और युग्म उत्पादन दोनों हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ोगे, युग्म विनाश कि युग्म उत्पादन। ये युग्म क्या है, तो दो लोगों का जोड़ा, कपल या पेयर, है ना। तो यहां पर आइए पहले युग्म उत्पादन, तब उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, पहले उत्पादन करें तब विनाश करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। ये क्या है सर, बड़ी गजब चीज आप बताने वाले हैं मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। युग्म उत्पादन क्या होता है, ये युग्म उत्पादन आखिर क्या होता है। प्यारे बच्चों कहीं पर कोई भी नाभिक है, अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से देखिए, यही है वो युग्म उत्पादन का कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर कोई ये नाभिक रखा हुआ है, क्या है ये, नाभिक है, हे बबुआ, ये है नाभिक, जेड ई। कोई भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का, जितने भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में तत्व पढ़े हैं उन सभी तत्वों में से किसी भी तत्व का यह है नाभिक। इस पर युग्म बनता है, किस चीज का, इस पर प्यारे बच्चों आता है एक फोटान। इस पर क्या, एक फोटान गिरता है। क्या गिरता है, एक फोटान गिरता है, एच न्यू, जिसकी क्या होती है, ऊर्जा। ये क्या है, फोटान। किसी भी तत्व के नाभिक पर, किसी भी पदार्थ के नाभिक पर जब फोटान आकर के गिरता है, जब फोटान आकर के गिरता है तो ये नाभिक, हाँ इसी नाभिक की बात कर रहे हैं हम, ये नाभिक दो भागों में टूट जाता है। ये नाभिक कितने भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। ये नाभिक कुछ इस प्रकार से दो भागों में टूटता है, एक भाग इधर चला, एक भाग इधर चला, तो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, तो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी तत्व पर, किसी तत्व के नाभिक पर, जब किसी तत्व के, जब किसी पदार्थ के नाभिक पर एक फोटान, गामा फोटान ऐसा भी बोल सकते हो, जब कोई एक गामा फोटान, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई फोटान भी बोल सकते हो या गामा फोटान बोल सकते हो, जब फोटान आपतित होता है तो नाभिक दो भागों में टूट जाता है, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। इन दो भागों में क्या होता है, वो टूट जाता है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब कोई गामा किरण या गामा फोटान किसी भी नाभिक पर गिरता है तो वह पदार्थ दो भागों में, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक नाभिक में टूट जाता है। बस इस बात को आपको भाषा में लिख देना है, यही युग्म उत्पादन कहलाता है। लिखा जाए, लिखा जाए भाई, इसको हम ले चलते थोड़ा सा इधर साइड में। अब परिभाषा लिखते हैं, क्या, जब किसी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है भैया, तो मुझे भी थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ने का मन करता है। आज मैंने नोट्स रखा है अपने सामने, और नोट्स से देख करके एक आधा पॉइंट मुझे शब्द अच्छे से मिल जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में जब किसी, क्या बोलते हैं, क्या बोले, जब किसी नाभिक पर, नाभिक पर गामा किरण फोटान, या गामा फोटान भी बोल सकते हो, गामा किरण फोटान आपतित होता है, गामा किरण फोटान, फोटान आपतित होता है, अच्छा आप लोग एक ही बार में परेशान हो जाते हो लिखने में, हम तो दो बार लिखते हैं, पूरी नोट्स भी लिखी जाती है अपने शब्दों में, और फिर आपको भी अपने शब्दों में पढ़ाना भी होता है, लिख लिख करके एक एक चीज, है ना। और आप लोग हो कि उग जाते हो, अरे सर जी आपको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, कुछ बच्चे हैं आएंगे कमेंट करने ना, बहुत होशियार हो गए हो। जब किसी नाभिक पर गामा किरण फोटान आपतित होता है तो नाभिक, तो नाभिक एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है या टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन वो एक पॉजिट्रॉन या तथा एक इलेक्ट्रॉन में, या नहीं दोनों के भी होते हैं, तथा एक इलेक्ट्रॉन में विभक्त हो जाता है या टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। विभक्त समझ में आ रहा है कि टूट जाता है, लिख दें टूट जाता है, टूट जाता है। देखो दो चीजें उत्पन्न हुई, युग्म उत्पादन, दो चीजें क्या हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, तो इसे युग्म उत्पादन कहते हैं, टूट जाता है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। हो गया सिंपल। इस घटना को क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। अगर हम बात करें कैसे, तो ये एच न्यू गामा फोटान है, ये टूटा दो भागों में, क्या, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन 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 मतलब 0 बीटा 1, पॉजिट्रॉन, अरे भैया हाँ ये क्या लिख रहा हूँ, 1 बीटा 0 प्लस 1 बीटा 0 पॉजिट्रॉन हो गया, प्लस माइनस 1 बीटा 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये प्यारे बच्चों हो गया पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन, और किस में टूटा है, इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन में यही बीटा कण भी होता है, इसी को बीटा कण बोलते हैं। ये क्या था, फोटॉन। अर्थात ये जब गामा फोटॉन इससे जाके टकराया तो नाभिक दो भागों में टूट करके इस प्रकार से चला गया, इस प्रकार से दो भागों में टूट करके चला गया। एक पॉजिट्रॉन है, एक क्या है, पॉजिट्रॉन, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये है -1 बीटा 0 और ये है +1 बीटा 0, वो पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। इसे प्यारे बच्चों युग्म उत्पादन कहते हैं। आप पूरी कंडीशंस को देख सकते हैं और नोट कर लिए हो तो यस सर कमेंट करें, आगे बढ़ें। सर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही पूरा बुक पढ़ना है। कोई लिख रहा था अभी एररलेस फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहा था। एररलेस फिजिक्स आपकी जेई के लिए भी तैयार की गई एक बुक है, और उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड्स के अलावा। अर्थात आपको बोर्ड एग्जाम देना है 12th में, तो मैं यही अब कहूंगा कि नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने अन्य बुक्स पर ध्यान नहीं देना, और जितना पढ़े हो उतना ही देना। ये गुरुमंत्र है एक चीज का, जितना पढ़ चुके होगे नवंबर लास्ट तक उतना ही पढ़ना, उतने ही का रिवीजन करना, उतने के ही गेस्ट पेपर सॉल्व करना, और जबरदस्त रिपीट करना, मेहनत करना, तभी प्यारे बच्चों अच्छे अंक आएंगे। अन्यथा अगर आपको लगे हे ये वाला तो क्वेश्चन बैंक बहुत बढ़िया है, इसका पढ़ लेते हैं, तो गलत बात। ठीक है, जो कंटेंट जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं पे फोकस करना, उन्हीं को रिपीट करना, बिल्कुल अधिकतम अंक आएंगे। मन से डर को निकाल दो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं मेरे पास पर्सनल, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, तो सभी छात्र हैं तो यही लिखते हैं सर डर लग रहा है, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मन में एक डर बैठा हुआ है। तो मैं उनसे यही कहूँगा मेहनत करते रहिए, मन से डर को हटाइए। आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और ये दुनिया में हर एक इंसान डरा हुआ रहता है। अगर डर ना हो पता कितना क्राइम बढ़ जाए। तो डर होना भी जरूरी है, ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा कि नहीं अभी भी कहीं कमी रह रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप अंदर से प्रेरित होगे, अभिप्रेरित, स्वप्रेरित, सेल्फ मोटिवेशन, और वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप टॉपर बन सकते हैं, अगर आप 95% से अधिक अंक ला सकते हैं तो सेल्फ स्टडी से ला सकते हैं। उसमें आनंद सर भी कोई मेहनत नहीं कर सकते। आनंद सर सिर्फ आपको दिशा बता सकते हैं, आपको एक कंटेंट लिखा सकते हैं, खाना बना के तैयार कर दिए। कोई भी गुरुजी हो जहाँ से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है वहाँ से पढ़े भी, कोई दो राय नहीं, लेकिन उस कंटेंट को रिपीट करते रहें, मेहनत करते रहें। आपको कंटेंट भी ये देखना पड़ेगा कैसा है कैसा नहीं है, मेहनत करने के लिए। ठीक है सर, आप कौन से नौकरी का तैयारी करते हैं? मैं किसी नौकरी का तैयारी तो नहीं करता हूँ हाल फिलहाल में। पिछले 4 वर्षों से मैं नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2020 के बाद से मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब या नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कर रहा हूँ। जितना बेहतर पढ़ा सकता हूँ, जितनी अच्छी किताबें पढ़ सकता हूँ, जितने अच्छे कहते हैं जो इनपुट आपका जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतना ही अच्छा आउटपुट होगा। यहाँ तक कि जितना ज़्यादा आप इनपुट करेंगे उसका 5 से 10% ही आउटपुट में निकाल पाएंगे। आप एक पूरी मूवी देख के आइए, 10 दिन बाद मैं मूवी के लगभग 15 से 20 जगह के टर्निंग पॉइंट आपसे पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे, 5 जगह का ही बता पाएंगे। ये रियलिटी है मस्तिष्क की, ये माइंड की पावर है, ब्रेन पावर है। इसलिए ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो है बुक रीडिंग, एनालिसिस करना, रिसर्च करना, अपनी जो फिजिक्स है उनकी बुक्स को
मतलब डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़ते रहना, और मोटिवेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोटिवेशनल स्पीकर्स जो अभी करंट में है, और बाकी पुराने लोग जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके बुक लिखा होता है, वो अपना अनुभव लोगों के साथ नहीं साझा कर पाते हैं, बुक्स में लिख के चले जाते हैं, उनको पढ़ना मुझे शौक है, मुझे बेहतरीन लगता है, क्योंकि अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, मन को शांत रखने के लिए, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी से संतुष्ट रहने के लिए, क्योंकि पता है बच्चों क्या होता है कि जब आप कहीं भी कैसे भी काम कर रहे होते हैं, बहुत भटकाने के लिए अवसर आते हैं, लेकिन उन अवसरों में एक अवसर को आप चुनते रहना, क्योंकि अच्छा सोचिए, आप ही सोचिए, जैसे आपको क्या लगेगा, क्या हम एक जगह स्थायी रहें, बल्कि बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि यहीं पर इतना कर्म क्षेत्र है, जैसे मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो बिहार बोर्ड परीक्षा में ही इतना बड़ा कर्म क्षेत्र पड़ा हुआ है, बहुत है करने के लिए, बहुत है करने के लिए। मुझे जरूरी नहीं कि मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ाऊँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँ, आईसीएसई बोर्ड पढ़ाऊँ, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, क्या वो ऐसा फलाना धमाका, कुछ भी नहीं, ये सब गलत अफवाह है। जब आपके अंदर मेच्योरिटी होगी, परिपक्वता होगी, तो आप बिल्कुल निश्चित दिशा में काम करेंगे, और निश्चित दिशा यही है कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और आपका मन लग रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर वो फील्ड, वो सेक्टर आपके लिए परफेक्ट है, और उसमें जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाइए। छोटा सा अंश ही सही अगर मेरा योगदान रहा, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, कृतार्थ मानूंगा कि मैंने ये सेवा की है। ठीक है, चलो बात बहुत हो गई सर जी, आप अपना लेक्चर ना शुरू करें, हमारे लोगों की बातें ये मन के ऊपर से जा रही हैं, है ना। चलो तो ये हुआ प्यारे बच्चों युग्म उत्पादन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने क्या बताया, गामा फोटान नाभिक में गिरा, नाभिक दो भागों में टूट गया, यही है युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, सिंपल सी डिफिनीशन। नेक्स्ट, अब आगे पढ़ेंगे युग्म विनाश। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। किसी को कुछ आहत हो अगर मेरी बातों से तो भाई क्षमा चाहूंगा, वैसे कोई बच्चे 1% बच्चा भी ऐसा नहीं होगा, 0.01% बच्चा भी नहीं होगा जो मेरी बातों को अदर वे में। युग्म उत्पादन हो गया, और क्या बोला मैं, युग्म विनाश, युग्म विनाश ए भाई, युग्म विनाश की मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता है, एनिहिलेशन है, ठीक है, युग्म विनाश एनिहिलेशन, युग्म विनाश पेयर, पेयर एनिहिलेशन, लिख लीजिए। आप लोग की अंग्रेजी तो स्ट्रांग है ना, आप लोग की तो इंग्लिश स्ट्रांग है, अक्सर पढ़ा ही रहे हैं जबरदस्त तरीके से। हाँ, ठीक है, चलिए, तो युग्म विनाश में क्या होगा, अभी पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन अलग हुए थे, अब क्या होगा। हम्म सर आप के अंतर दो बार लिख दिए हैं भाई, क्या लिख दिए हैं दो बार, नाभिक पर किरण गामा फोटान एक, क्या लिख दिए हैं बाबू, के अंतर दो बार, पदार्थ में, उसके द्रव्यमान में, पदार्थ में कहाँ भैया, द्रव्यमान के अंतर के, ओ हो, इसको बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, द्रव्यमान के अंतर के कारण। बताइए, अब कमेंट आपने किया या फिर पहले से आप कर रहे होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा चाहूंगा, और धन्यवाद आपको, समझ में आ गया, ओके। अच्छा यहाँ बताओ, कहाँ युग्म विनाश की बात मैं कर रहा हूँ, युग्म विनाश में क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होगा, अभी तक युग्म उत्पादन पढ़े, एक नाभिक था, दो भागों में टूट गया, और वो दो भाग कौन थे, एक पॉजिट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। अब यहां पर वही दोनों अगर एक हो जाएं, तो युग्म जो था, जो पेयर था, अलग अलग पेयर था, अब वो पेयर नहीं बचा, वो एक अलग चीजों में बदल गया। तो युग्म विनाश क्या होगा, ध्यान सुनना, जब एक पॉजिट्रॉन, जब पॉजिट्रॉन, जब पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं, अत्यंत समीप आ जाते हैं, अत्यंत समीप आ जाते हैं, ये 2 नंबर में परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, युग्म विनाश किसे कहते हैं, युग्म उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको लिखना होगा। तो जब पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं, तो वे संयोग करके अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, संयोग करके अपना अस्तित्व खत्म करके, अपना अस्तित्व खत्म करके दो गामा फोटानों की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं,
तो गामा फोटानों की उत्पत्ति करते हैं यह घटना युग्म विनाश कहलाती है। यह घटना युग्म विनाश कहलाती है। युग्म विनाश कहलाती है। सर कैसे है जरा हमें समझाएं एग्जाम्पल से। युग्म विनाश कहलाती, बच्चा पार्टी ध्यान देंगे। ई छोटू सा है -1 बीटा 0 इलेक्ट्रॉन, ई है पॉजिट्रॉन +1 बीटा, ई है पॉजिट्रॉन। ई दोनों जुड़ गए, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो जब जुड़े ना तो 2 फोटान निकले, यहां से क्या निकले, 2 फोटान निकले। जैसे ही जुड़े ये दोनों संयोग किए तो 2 फोटान निकले। कितने, 2 फोटान। यहां से 2 फोटान, h न्यू, ये भी फोटान और h न्यू, 2 फोटान बने। अर्थात प्यारे साथियों -1 बीटा 0 +1 बीटा 0, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जुड़े तो 2 फोटानों की उत्पत्ति हुई h न्यू + h। यही प्यारे बच्चों क्या हुआ, युग्म विनाश हुआ। ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, तो पॉजिट्रॉन, और ये क्या है, तो फोटान। एक फोटान ये और एक फोटान ये, 2 फोटान प्यारे साथियों उत्पन्न होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। इस घटना को युग्म विनाश कहा जाता है। बताइए, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सर। ओके, तो युग्म विनाश और युग्म उत्पादन दोनों ही सरल है। यस सर, क्लियर है, समझ में आ गया। छोटे छोटे हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बात आती है द्रव्यमान क्षति की। इंग्लिश में बोलते हैं मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ये अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, नाभिक की द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। अब फर्स्ट ईयर में, इंटर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर की तो बात छोड़ दो, इंटर में पढ़ रहे हो, यहाँ हेडिंग से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। हेडिंग अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो प्रश्न उससे कुछ भी घुमा के पूछे, उसे लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, इंग्लिश में मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, ओहो न्यूक्लियस। चलो ये हेडिंग लिख लीजिए। ये द्रव्यमान क्षति क्या होती है, क्या हर द्रव्यमान में या हर नाभिक के द्रव्यमान में क्षति ही है? जी हाँ, बिल्कुल है। होता ही है प्यारे बच्चों, अगर ये नाभिक है, इस नाभिक को हम तौलें तो इसका कुछ वास्तविक द्रव्यमान होगा। तो ध्यान से सुनना, नाभिक किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो भी है, इसका वास्तविक द्रव्यमान, मान लो किसी नाभिक का जो द्रव्यमान है m, नाभिक जो है ये कैपिटल N है और इसका द्रव्यमान है mn। तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित, नाभिक में, पता नहीं ये अपने आप पाया जा रहा है, प्रयोगों द्वारा देखा जा रहा है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियाणु, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियाणु के द्रव्यमान, न्यूक्लियाणु के द्रव्यमान से कम होता है, कम होता है। भैया ये जो जैसे नाभिक रखा है, हम नाभिक को इस पे तराजू इस पे रखे, तौले, जो भी मास है mn है, लेकिन जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको जब हम अलग अलग तौल के जो द्रव्यमान निकल रहा है उसको लिख रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं, तो जब लिख करके जोड़ने के बाद देख रहे हैं तो उससे कम आ रहा है। लो भैया, इसमें क्या हो रहा है, अलग ही चीज, बल्कि उसी नाभिक में उपस्थित है।
वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी नाभिक में ही उपस्थित है, लेकिन फिर भी वो दोनों को संयुक्त रूप में माप रहे हैं नाभिक में तो कम आ रहा है, अलग अलग माप रहे हैं वो तब जोड़ रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है। तो इसमें जो कमी आ रही है इसे ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों के द्रव्यमान से कम होता है, इसे इसे नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिक की क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सर थोड़ा सा समझाइए कैसे। तो प्यारे बच्चों मैं इसका सूत्र लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान क्षति जो होती है, द्रव्यमान क्षति जो होती है वो बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, या नाभिक में प्रोटॉन नहीं, सिर्फ प्रोटॉन का द्रव्यमान। न्यूक्लियन ही तो, न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अभी मैं कोई एग्जांपल भी लेकर के समझा दूंगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये टोटल न्यूक्लियन हो गए, ठीक, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान क्षति। इसे सिंबल में लिख दूं, डेल्टा एम बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, मतलब जेड एम पी प्रोटॉन, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो जेड एम स्मॉल एन ब्रैकेट में प्लस में, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम कैपिटल एन, ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हो गया इस प्रकार से। तो ये होती है द्रव्यमान क्षति, किसी भी तत्व के नाभिक में पाई ही जाती है, ठीक है। सर समय हो गया, आके पटकेंगे तुमको तो हो जाओगे। बताइए, हो गया द्रव्यमान क्षति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखिए भाई, छोटे छोटे टॉपिक हैं, परिभाषाएं हैं। द्रव्यमान क्षति की क्या था? द्रव्यमान क्षति का कहना यह था कि किसी भी नाभिक में ये न्यूक्लियस है, तो किसी भी नाभिक में जो उपस्थित न्यूक्लियानों का द्रव्यमान होता है, अलग अलग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होगा हम मापेंगे, तो वो ज्यादा आएगा। किससे? नाभिक के द्रव्यमान से ही। अरे अजब सी कहानी है। हाँ, तो ये कहानी है अजब सी, लेकिन है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगी नाभिक की बंधन ऊर्जा। अभी कहां जाओगे? नाभिक की दिला रहे हो ताकि हम राड उठाएं, हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या होती है? तो जो बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, भैया कोई नाभिक है, नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। सिंपल सी बात, एकदम अच्छे से समझो। न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होती है नाभिक में। और नाभिक की बंधन ऊर्जा वही है जो जिस बल से ये बंधे हुए हैं। लेकिन कैसे मापा जाए कि कितने बल से बंधे हुए हैं? कैसे मापा जाएगा कि ये कितने बल से बंधे हुए हैं? ऐसे कि जितने बल से हम इनको अलग कर ले जाएं, वही नाभिक की क्या होगी? बंधन ऊर्जा होगी। तो परिभाषा और अलग ऐसा करें कि फिर दोबारा ना जुड़े, तो अनंत दूरी तक भेज दो न्यूक्लियन से, है ना, अनंत दूरी तक भेज दो। इसको परिभाषा लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं क्या? किसी नाभिक में न्यूक्लियानों को अनंत दूरी तक किसी नाभिक में न्यूक्लियानों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को
नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, नाभिक की क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा होती, प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा व्यक्त की जाती है, एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा वो नाभिक की बंधन ऊर्जा। यहां पर ये बात मैं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं, नोट पॉइंट में दो बातें मैं लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट, नाभिक की बंधन ऊर्जा को, नाभिक की बंधन ऊर्जा को, बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और हो सकते हैं नाभिक में बहुत सारे न्यूक्लियन, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन एक न्यूक्लियन को हटाने में जो ऊर्जा है वही नाभिक की बंधन ऊर्जा मानी जाएगी। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है, बंधन ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा किस बात की माप है, नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व की माप होती है, नाभिक के स्थायित्व की माप होती है, नाभिक के स्थायित्व की माप होती है। ये हो गया। जैसे ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा अगर हम मापते हैं, अगर हम ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा मापते हैं तो वो कुछ अलग आती है हल करने पर। ड्यूट्रॉन क्या होता है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, उसे ड्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ड्यूट्रॉन की अगर हम बंधन ऊर्जा देखें हल करने पर, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा जो E बराबर है प्यारे साथियों, वो आती है 1.6 के लगभग, या 1.7 है ना, लिख दे रहा हूँ 1.7 या 6 लगभग 2-3 करके कुछ आगे तक अंक जाते हैं, मैं 2-3 ऐसे लिख दे रहा हूँ। 1.23 इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे क्या लिखेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी है, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा है। ड्यूट्रॉन मतलब एक प्रोटॉन, स्पीड से थोड़ा बढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बड़ी जल्दी है, एक न्यूट्रॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो ये क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं। इतने में इतनी एनर्जी होती है। अगर मैं अल्फा कण की एनर्जी की बात करूं, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा ई बराबर, तो वो आता है 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो ये क्या है ड्यूट्रॉन ईडी, और ये क्या है ई अल्फा, तो जो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा है वो ज्यादा है किससे, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा से, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा से क्या है, ज्यादा है। सर ये बंधन ऊर्जा कैसे निकाली गई होगी, तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन में जो इसका ड्यूट्रॉन का नाभिक होता है उसका भार अलग होता है। ड्यूट्रॉन का जो भार होता है, द्रव्यमान इसका जो होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो होता है 3.44 इंटू 10 की पावर में माइनस का 27 किलोग्राम। अगर मैं अल्फा इसमें इसका द्रव्यमान होता है, और अलग अलग एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 6.67, ऐसे 1.67, और 1 इसको इनके द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो 1.673 होता है शायद इसका, 1.673 इंटू 10 की पावर में माइनस 27, और इसका होता है 1.675 इंटू 10 की पावर में माइनस 27 किलोग्राम, इसका भी इतना किलोग्राम। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो लगभग आता है, जोड़ करके इन दोनों को जोड़ करके इनका द्रव्यमान आता है 3.48, ऐसे आता है 3.48 आता है, 3.48 इंटू 10 की पावर में माइनस का 27 किलोग्राम। में मुझे बताने का उद्देश्य समझो ये क्यों बता रहा हूं। देखो ये प्यारे बच्चों जो इतने किलोग्राम आया ना, अब देखो ये द्रव्यमान वास्तविक है, ये कैसा है, वास्तविक द्रव्यमान है नाभिक का, किसका, नाभिक का, किसके नाभिक का, तो ड्यूट्रॉन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दिया गया। बहुत पीटे जाओगे, समझ गए। तो 3.48 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो अगर हम डेल्टा एम निकालें ना बच्चा पार्टी,
यहां से देखो द्रव्यमान क्षति मैं निकाल के बता दे रहा हूं। द्रव्यमान क्षति अगर हम निकालेंगे डेल्टा एम बराबर, तो वो आता है डेल्टा एम बराबर आता है 0.048 है ना, 04 इंटू 10 की पावर में माइनस का 27 किलोग्राम ये आता है। अब आप इस सूत्र से बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम अपान में सी, ओ सॉरी डेल्टा एम अपान में सी, डेल्टा एम इंटू, ये आप बंधन ऊर्जा निकाल लोगे, ठीक है, बंधन ऊर्जा। जिनको समझना है, जिनको हल करना है, इस तरह से हल करिएगा। पहले आएगा जूल में, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाता है, तब जाके ये एनर्जी इसकी प्राप्त होती है। किसकी? तो ड्यूट्रॉन की। ये किसकी है? अल्फा कण की। अल्फा कण की बंधन ऊर्जा इतनी होती है, और ये ज्यादा है किससे? ड्यूट्रॉन के कण से। ड्यूट्रॉन के कण से ये ज्यादा है। चलो भाई, चलो भाया, अब बात आती है न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या का परिवर्तन। तो अब यहीं पर रखते हैं। आप लोग कह रहे हैं ना छुट्टी कीजिए, तो मैं छुट्टी कर देता हूं भाई, लेकिन ये जान लीजिए कल कोर्स खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हर हाल में खत्म करना भी है। तो तैयार होके आइएगा कि कल चैप्टर खत्म हो जाए, ज्यादा नहीं बचेगा। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है बच्चों, एक एक चीज लिख के पढ़ा रहा हूं। कल हो सकेगा तो थोड़ा बहुत पीडीएफ बनवा लूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पीडीएफ टाइप करवा लूंगा, जिससे कल चैप्टर खत्म भी हो जाए, क्योंकि लिखने में फिर समझाने में दोनों बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो विदा लेता हूं। क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिए, है ना, क्लास कैसी लगी? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ाइए, नहीं सर और पढ़ाइए, कहने दीजिए जिसको कहना, क्या करें, सब लोग हैं ना। चलो एक सॉन्ग सुनाइए। चलिए बच्चों, अब आगे कल सॉन्ग वॉन्ग भी सुनाएंगे, कल क्लास खत्म होने के बाद। कल न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, कल थ्योरी भी कराऊंगा, कल सब कुछ खत्म होगा। कल 19 तारीख और 20 को आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लूंगा, बस इतनी बात है। मतलब संडे को ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी इसी चैप्टर की, ठीक है। लव यू सो मच, आपका प्यार और सपोर्ट के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। इन साथियों